हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ क्लास 9th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नेम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस करी हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे मैंने उन वीडियोस का लिंक शेयर कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो 1789 तक पहुंचते पहुंचते 28 मिलियन तक हो गई थी। पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की वो इतनी ज़्यादा, उनकी जो पेस थी वो इतनी तेज़ नहीं थी जितनी फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही थी। सो जो प्राइस थे ब्रेड्स के, ये हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था कि वहाँ की स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उनके जो प्राइस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप्स। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो एज अ लेबर काम करते थे वर्कशॉप्स में, और जो उनके ओनर थे वो उनको फिक्स्ड वेजेस देते थे। अभी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड्स ज़्यादा इंक्रीज होगी, लेकिन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी ग्रेन्स की, सो प्राइसेस ब्रेड्स के ज़्यादा इंक्रीज हो गए, लेकिन उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादातर वर्कर्स वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनके ओनर उनको बहुत ही कम वेजेस देते थे, कम मतलब फिक्स्ड वेजेस देते थे, वो इंक्रीज नहीं हुए थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद राइज इन प्राइजेस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड। तो लेकिन जो पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, अमीर एंड गरीब में। Things became worse whenever drought और hail reduced the harvest। लेकिन जो उनकी कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बदतर होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो उनकी हार्वेस्ट मतलब क्रॉप्स वगैरह जो ड्रॉट और हेल की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी, इसीलिए प्राइसेस डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने स्टार्ट होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, सबसिस्टेंट क्राइसिस। इसका मीनिंग क्या होता है कि उनकी डेली की जो कंडीशंस थी, मतलब जो उनको हर रोज की उनकी बेसिक नीड्स थी वो भी नहीं पूरी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी, लोग मर रहे थे। So, something that occurred frequently in France during the old regime। ये old regime हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। 1789 के पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हम old regime का नेम देते हैं, मतलब ओल्ड सिस्टम, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वाला टाइम था। तो नेक्स्ट, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस, कि कैसे ये हुआ, कैसे था, ये इन्होंने दी हुई है कि ये हमने ये इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले आ गया वेड हार्वेस्ट, मतलब कि उनकी क्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा खराब होगी, उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेन्स की स्केर्सिटी, यहाँ पे उनके जो ग्रेन्स थे, फूड ग्रेन्स की कमी होनी स्टार्ट होगी। तो जो फिर बाद में क्या हुआ, प्राइसेस ज़्यादा राइज हो गए फूड ग्रेन्स के। फिर नेक्स्ट, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, लेकिन जो गरीब लोग थे वो ब्रेड को नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा, इनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, पैसे नहीं थे कि वो खरीद सकें। फिर क्या हुआ, फूड राइट्स होने स्टार्ट हो गए, साथ में वीकर बॉडीज, फिर उसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा उनको बीमारियां लगनी स्टार्ट होगी। फिर नेक्स्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, इसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया, काफ़ी जो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरने स्टार्ट हो गए, डेथ्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 1.3 अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेजेस इन एंड टू प्रिविलेजेस, कि जो मिडिल क्लासेस थी अभी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होनी स्टार्ट होगी। उन्होंने कल्पना करनी स्टार्ट कर दी कि किनको एंड करना है, प्रिविलेजेस, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करा था कि उस टाइम में जो सोसाइटी की डिवीज़न थी कैसे, कि सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को क्या करना था, जो मिडिल क्लासेस वाले लोग थे उनको टैक्स पे करने पड़ते थे। अभी ग्रो होने स्टार्ट हुए मिडिल क्लासेस वाले और उन्होंने प्रिविलेजेस को एंड करना स्टार्ट करा। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। ये नहीं था कि वो पहले इसके खिलाफ कभी लड़े नहीं थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट्स में, जो इतने विद्रोह हुए उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा, जो इंक्रीज टैक्सेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे, जहाँ फिर फूड की स्केर्सिटी हो रही थी, कमी हो रही थी का। लेकिन
ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स, लेकिन जो उनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे कि वो क्या कर सकें, प्रोग्राम्स की कमी थी, सोर्सेज की कमी थी, उनके पास इतने कोई मेजर्स नहीं थे कि वो चेंज लेकर आ सकें किसमें, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन अ थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. लेकिन थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड लोग थे अभी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह डेवलप होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो उनमें कई लोग जो फर्स्ट थर्ड स्टेट के जो फर्स्ट स्टेट वाले थे उनमें हमने डिस्कस करा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे. तो उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए ठान लिया, कल्पना करनी स्टार्ट कर दी कि प्रिविलेजेस को अभी एंड करना है. जो The 18th century witnessed the emergence of social groups. 18th सेंचुरी में जो emergence होनी स्टार्ट हो गई सोशल ग्रुप्स की, इसमें मिडिल क्लास की काफ़ी ज़्यादा emergence होनी स्टार्ट हुई, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड. उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा, मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट करी गुड्स की, जैसे वूलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल्स हो गया. इसकी वजह से उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट करा और जो रिचर वो सोसाइटी के एक रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनने स्टार्ट हो गए. इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स हो के जो व्यापार करते थे, मैन्युफैक्चरर्स जो चीज़ों को तैयार करते थे, बनाते थे, थर्ड स्टेट वाले. द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. साथ में उनके जो थर्ड स्टेट के काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिनमें उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन, जैसे लॉयर्स भी थे, हमने पहले ही डिस्कस करा था वो काफ़ी एजुकेटेड थे, तो इसमें लॉयर्स भी आ गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो ये एजुकेटेड थे और वो बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी में ऐसा ग्रुप नहीं है कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी हम ये कहें कि किसी सोशल ग्रुप को कि उनके पास प्रिविलेजेस हैं कि उनको जन्म के आधार पे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कास्ट के बेस के ऊपर या किसी भी चीज़ के बेस के ऊपर उनको कोई स्पेशल राइट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएं, क्योंकि सारे इक्वल हैं. रैदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट. लेकिन उनकी जो सोशल पोजीशन है वो मेरिट्स के बेस के ऊपर होनी चाहिए, वो नहीं चाहते थे कि वर्थ के बेस के ऊपर ऐसा कुछ होना चाहिए. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws. तो उनका जो सोचना था वो चाहते थे कि सोसाइटी जो फ्रीडम के बेस के ऊपर हो और इक्वल लॉज के बेस के ऊपर हो और हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज के बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए. बट पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड द रूसो. तो यहाँ पे फिलोसफर्स ने बहुत ज्यादा अपना एक रोल प्ले करा, जिसमें मेन कह सकते हैं जॉन लॉक हो गए या फिर रूसो. इनको लॉक और रूसो के नेम के ऊपर आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लॉक ने लिखा था, उन्होंने अपनी जो वर्क था वो जो टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उनमें उन्होंने लिखा था कि सोसाइटी की जो डिवीजन है ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी डिवीजन चल रही थी कि मोनार्की के बेस के ऊपर. Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch. वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों चल रहा है सोसाइटी में, किसके बेस के ऊपर चल रहा है, मोनार्की क्यों कि एक राजे महाराजों का रूल है फिर आगे जाके उनका ही रूल चल रहा है, जहाँ फिर उनके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस उनके पास स्पेशल राइट्स चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी सोसाइटी में होना नहीं चाहिए. रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यहाँ पे हमने लॉक का डिस्कस करा कि उन्होंने अपने वर्क जो उन्होंने बुक लिखी थी, उन्होंने कहा था, वो फिलोसफर थे लॉक, जिन्होंने कहा था कि ऐसी कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए कि मोनार्की के बेसिस के ऊपर. तो नेक्स्ट रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कि जैसे डेमोक्रेसी का आइडिया कह सकते हैं कि जैसे अभी इलेक्शंस होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, हम अपनी अभी भी जो आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी का इसी के बेस में ऊपर चल रहा है कि सारे लोग इक्वल होने चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को बनाने के लिए कि लोगों सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बेस के ऊपर.
तो नेक्स्ट आ गया मोंटेस्क्यू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर है। 3 मेन फिलोसफर, जॉन लॉक, रूसो एंड मोंटेस्क्यू। इन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने लिखे, ये बुक्स का नेम आपने जरूर याद रखना है, प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट within the government between the legislative, executive and the judiciary। अभी जो हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, अभी तक आपने लास्ट क्लासेस में अपने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि जो लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉज को तैयार करता है, बनाता है, लॉ मेकिंग बॉडी हो गया। एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जीक्यूटिव जो लॉज को, जो लेजिस्लेटिव ने लॉज बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और साथ और जो लॉज को प्रोटेक्ट करता है, या फिर जिसके पास जुडिशियल पावर होती है, वो है जुडिशरी। अभी भी ये हमारी सारी तकरीबन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कराएंगे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर है। तो नेक्स्ट, दिस मॉडल ऑफ government was put into force in a USA after the 13 colonies declared their independence of freedom from Britain। तो जो ये मॉडल था गवर्नमेंट का, अभी हमने ये डिस्कस करा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वाला, जो मोंटेस्क्यू ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में डिस्कस करा था, इसको सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया, यूएसए में, जब वहां की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाया गया ब्रिटेन से, जिसने फ्रांस ने हेल्प करी थी ना इनकी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराने के लिए। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गारंटी, हम ये इंडिविजुअल राइट्स को जो रिप्रेजेंट करता है, वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस के। कई सारी चीजें जो यूएसए के फिलोसफर्स थे, उन्होंने फ्रांस के फिलोसफर्स से अडॉप्ट करी हैं, और बहुत सारे जो मतलब कि दोनों कंट्रीज के फिलोसफर्स ने एक दूसरे से काफी चीजों को अडॉप्ट करा। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफी हाउसेस। अभी तक इतने बड़े लेवल के ऊपर चेंज के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। अभी जो मिडिल क्लास ग्रो हुई थी, उन्होंने आइडियाज को डेवलप करा था, तो जो उनके जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो आइडियाज उनको अभी दिए थे, तो हर जगह पे उनकी बातें होनी स्टार्ट होगी। इवन सलून्स हो गए, कॉफी हाउसेज हो गए, हर जगह पे उनकी जो बात डिस्कस हो रही थी, ये सारी चीजें लोगों में स्प्रेड होने स्टार्ट हो गई। ये आइडियाज लोगों ने बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इन आइडियाज के बारे में सोचा, उनके माइंड में एक आइडियाज आने स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने स्ट्रगल, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अगर कोई इनको रीड एंड राइट, मतलब कोई पढ़ लिख नहीं सकता था, तो जो ये बहुत अलाउडली उनको रीड करके सुनाया जाता था कि थिंकर्स क्या सोच रहे हैं, चेंज लाने की जरूरत है। द न्यू स्टेट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट यूनाइटेड एंकर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जब लुई 16 ने ये प्लान करा था कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस को इम्पोज करा जाएगा, ये हमें पता है कि सिर्फ टैक्सेस, उस टाइम में सोसाइटी की डिवीजन कैसे थी, वो यही सोचते थे ना कि सोचना कि मतलब कि थर्ड स्टेट के ऊपर सारा वर्डन आना था। तो ये सारी चीजों का जो उन्हें पता चला था, इनके थ्रू ही पता चला था, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो ये सिस्टम चल रहा था प्रिविलेजेस वाला, इसको खत्म करने के लिए लोगों के बीच में मतलब बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस आ गई। जो थिंकर्स ने ये सारे आइडियाज वगैरह उनको दिए। तो चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो सेकेंड टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।